जिनका मूल्य बढ़ता है और जिन्हें बेचा जा सकता है। निष्क्रिय आमदनी का दूसरा स्रोत है बिजनेस आपके लिए काम कर रहा हो। इसमें आपको अपने बिजनेस से लगातार आमदनी हासिल करनी होगी। हालांकि बिजनेस चलाने और आमदनी पाने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से बिजनेस में काम करने की जरूरत नहीं होगी। इसके कुछ उदाहरण हैं: रेंटल रियल एस्टेट, पुस्तक, संगीत या सॉफ्टवेयर से मिलने वाली रॉयल्टी, अपने विचारों की लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजर बनना, स्टोरेज यूनिट का स्वामी बनना, वेंडिंग या सिक्कों से चलने वाली अन्य मशीनों का मालिक बनना और नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस करना भी शामिल है जो एक सुचारू व्यवस्था के तहत आपके बिना चल सकता हो। एक बार फिर यह ऊर्जा का मामला है। विचार यह है कि अब आपके बजाय बिजनेस काम कर रहा है और लोगों को मूल्य प्रदान कर रहा है। उदाहरण के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक अद्भुत विचार है। पहली बात, इसमें आमतौर पर शुरू में आपको ढेर सारी पूंजी लगाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात, जब आप शुरुआती काम कर लेते हैं तो आपको रेजिडुअल आमदनी साल दर साल मिलती रहती है। नियमित 9 से 5 की नौकरी में ऐसा करके दिखाएं। मैं निष्क्रिय आमदनी के स्रोत बनाने के महत्व पर बहुत जोर देता हूं। इसका कारण सरल है। निष्क्रिय आमदनी के बिना आप कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। लेकिन यह एक और बड़ा लेकिन है। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोगों को निष्क्रिय आमदनी बनाने में मुश्किल होती है? इसके 3 कारण होते हैं। पहला, कंडीशनिंग। हम में से ज्यादातर की वास्तविक प्रोग्रामिंग निष्क्रिय आमदनी नहीं कमाने की होती है। जब आप 13 से 16 साल के बीच के रहे होंगे और आपको पैसे की जरूरत पड़ी होगी, तो आपके माता पिता ने आपसे क्या कहा था? क्या उन्होंने कहा था, अच्छी बात है, जाओ और थोड़ी निष्क्रिय आमदनी हासिल करो? मुझे तो नहीं लगता। इसके बजाय हम में से ज्यादातर ने सुना था, काम पर जाओ, नौकरी खोजो, या ऐसी ही कोई और बात। हमें पैसे के लिए काम करना सिखाया गया था। निष्क्रिय आमदनी हासिल करना हम में से ज्यादातर के लिए स्वाभाविक नहीं है। दूसरी बात, हम में से ज्यादातर लोगों को कभी सिखाया ही नहीं गया कि निष्क्रिय आमदनी हासिल कैसे की जाती है। मेरे स्कूल में निष्क्रिय आमदनी 101 नामक विषय भी नहीं पढ़ाया जाता था। वहां मैंने लकड़ी और धातु के काम सीखे और अपनी मां के नक्शे कदम पर चला। चूंकि हमने स्कूल में निष्क्रिय आमदनी के स्रोत बनाना नहीं सीखा, इसलिए हमने इसे कहीं और सीखा। ठीक है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। अंतिम परिणाम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं और इसलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ करते भी नहीं है। चूंकि हमें निष्क्रिय आमदनी और निवेश के बारे में कभी ज्यादा नहीं सिखाया गया, इसलिए हमने इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमारे करियर और बिजनेस का लक्ष्य काम करके आमदनी बनाना था। अगर आप बचपन से ही समझ जाते कि मूल आर्थिक लक्ष्य निष्क्रिय आमदनी बनाना है, तो क्या आप करियर के विकल्पों पर दोबारा विचार नहीं करते? मैं हमेशा लोगों को सलाह देता हूं कि वे अपने बिजनेस या करियर को बदलकर ऐसी दिशा खोजें जहां निष्क्रिय आमदनी की धाराएं उत्पन्न करना सहज और तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसान हो। यह खास तौर पर आज महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेवा व्यवसाय में काम करते हैं, जहां पैसा कमाने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना पड़ता है। व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय में कुछ गलत नहीं है, सिवाय इसके कि जब तक आप अपने निवेश के घोड़े काफी जल्दी तैयार नहीं कर लेते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, तब तक आप हमेशा काम के जाल में फंसे रहते हैं। अगर आप तत्काल या आगे चलकर निष्क्रिय आमदनी उत्पन्न करने वाला बिजनेस चुन लेते हैं, तो आपको दोनों संसारों का सर्वश्रेष्ठ मिल जाएगा। अभी काम करके आमदनी और बाद में निष्क्रिय आमदनी। कुछ पैराग्राफ पहले मैंने निष्क्रिय आमदनी देने वाले कुछ व्यावसायिक विकल्प बताए हैं, उनकी समीक्षा करें। दुर्भाग्य से लगभग हर आदमी के पास धन का ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें काम करके आमदनी कमाने का सॉफ्टवेयर होता है, जबकि निष्क्रिय आमदनी का सॉफ्टवेयर नहीं होता है। अमीर लोग दूर की सोचते हैं। वे आज के आनंद पर होने वाले खर्च में कटौती करके उसका निवेश कल की स्वतंत्रता में करते हैं। गरीब लोग पास की सोचते हैं। वे अपनी जिंदगी तत्कालिक संतुष्टि के लिए जीते हैं। गरीब लोग यह बहाना बनाते हैं, जब आज ही जिंदा रहना मुश्किल है तो मैं कल के बारे में कैसे सोच सकता हूं। समस्या यह है कि अंततः कल आज में बदल जाता है। अगर आपने आज की समस्याओं की परवाह नहीं की है, तो आप यही काम कल भी दोहराएंगे। अपनी दौलत बढ़ाने के लिए आपको या तो ज्यादा कमाना होगा या फिर कम खर्च में गुजारा करना होगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई आपके सिर पर बंदूक तानकर कहता हो कि आपको किस मकान में रहना है, कौन सी कार चलानी है, कौन से कपड़े पहनने हैं या किस तरह का भोजन करना है। आपके पास ये विकल्प चुनने की शक्ति है। यह प्राथमिकताओं का मामला है। गरीब लोग वर्तमान का चुनाव करते हैं, अमीर लोग वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलन का चुनाव करते हैं। इससे मुझे अपने सास ससुर की याद आती है। मेरे पत्नी के माता पिता 25 साल तक एक वैरायटी स्टोर के मालिक थे।
जो 7-Eleven का छोटा संस्करण था और बहुत छोटा था। उनकी ज़्यादातर आमदनी सिगरेट, कैंडी बार, आइसक्रीम, च्युइंगम और सोडा बेचकर होती थी। उन दिनों वहां पर लॉटरी टिकट भी नहीं बिकते थे। औसत बिक्री $1 से भी कम थी। वे चिल्लर बिजनेस में थे, फिर भी वे ज़्यादातर चिल्लर को बचा लेते थे। वे रेस्तरां में डिनर करने नहीं जाते थे। वे डिजाइनर कपड़े नहीं पहनते थे। वे लेटेस्ट कार नहीं चलाते थे। वे आरामदेह ढंग से रहते थे, लेकिन किफायती थे। अंततः उन्होंने अपना हाउस लोन पटा दिया और वह आधा प्लाजा भी खरीद लिया जहां उनका स्टोर स्थित था। पाई पाई बचाकर और निवेश करके मेरे ससुर 59 साल की उम्र में आराम से रिटायर होने में कामयाब हो गए। मुझे आपको यह बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ज्यादातर मामलों में तात्कालिक संतुष्टि के लिए चीजें खरीदना समस्या का हल नहीं है। यह जीवन में हमारी असंतुष्टि की भरपाई करने की निरर्थक कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। अक्सर आपके पास जो पैसा नहीं है उसे खर्च करना आपके मन के बढ़ाऊ भाव से आता है। इस सिंड्रोम को आमतौर पर रिटेल थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ज्यादा खर्च करने और तात्कालिक संतुष्टि की जरूरत का खरीदी जाने वाली चीज से बहुत कम लेना देना होता है। इसका लेना देना तो आपके जीवन में संतुष्टि की कमी से होता है। जाहिर है, अगर ज्यादा खर्च आपकी तात्कालिक भावनाओं के कारण नहीं हो रहा है तो फिर यह आपके धन के ब्लूप्रिंट के कारण हो रहा है। हमारी एक विद्यार्थी नेटेली के अनुसार उसके माता पिता बेहद कंजूस थे। वे हर चीज के लिए डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करते थे। उसकी मां के पास कूपनों से भरा एक फाइल बॉक्स था जिसमें कूपन श्रेणी के हिसाब से जमे रहते थे। उसके पिता के पास 15 साल पुरानी कार थी जिसमें जंग लग रही थी। नेटेली को उस कार में बैठने में शर्म आती थी, खासतौर पर तब जब उसकी मां उसे स्कूल से लेने आती थी। कार में बैठते समय नेटेली प्रार्थना करती थी कि कोई देख न रहा हो। छुट्टियों में उसका परिवार कभी मोटल या होटल में नहीं ठहरता था। वे हवाई जहाज से यात्रा भी नहीं करते थे, बल्कि खटारा कार से 11 दिन तक देश भर में घिसटते रहते थे, पूरे रास्ते हर साल। हर चीज बहुत महंगी मानी जाती थी। नेटेली सोचती थी कि वे लोग कंगालों की तरह जी रहे हैं, लेकिन उसके डैडी हर साल $75,000 कमाते थे, जो उस वक्त उसे बहुत ज्यादा आमदनी लगती थी। वह दुविधा में थी। चूंकि वह उनकी कंजूसी की आदत से चिढ़ती थी, इसलिए वह उनके विपरीत बन गई। वह हर चीज हाई क्लास और महंगी चाहती थी। जब वह घर से निकलकर खुद कमाने लगी तो उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन पलक झपकते ही वह अपने पास का सारा पैसा खर्च कर देती थी और कर्ज में डूब जाती थी। नेटली के पास क्रेडिट कार्ड थे, मेंबरशिप कार्ड थे और भी न जाने कौन कौन से कार्ड थे। उसने यह झमेला इतना फैला दिया कि आखिरकार वह न्यूनतम धनराशि भी नहीं चुका सकती थी। तब जाकर वह मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में आई और वह कहती है कि इसने उसकी जिंदगी बचा ली। मिलेनियर माइंड इंटेंसिव में एक अभ्यास है जहां हम आपके आर्थिक व्यक्तित्व को पहचानते हैं। उस अभ्यास की वजह से नेटली की पूरी दुनिया बदल गई। उसने पहचान लिया कि वह अपना सारा पैसा क्यों खर्च कर रही है। यह कंजूस माता पिता के खिलाफ उसका विद्रोह था। यह खुद के और दुनिया के सामने यह साबित करना भी था कि वह कंजूस नहीं है। कोर्स के बाद से उसका ब्लूप्रिंट बदल गया। नेटली कहती है कि अब उसके मन में मूर्खतापूर्ण तरीकों से पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं होती है। नेटली ने बताया कि वह हाल ही में एक मॉल से गुजर रही थी और उसमें अपने एक प्रिय स्टोर के विंडो डिस्प्ले में एक बेहतरीन हल्का भूरा स्यूड और फर कोट लटका देखा। तत्काल उसके दिमाग ने कहा, वह कोट तुम पर बहुत प्यारा लगेगा, खासतौर पर तुम्हारे सुनहरे बालों के साथ। तुम्हें उसकी जरूरत है। तुम्हारे पास जाड़े में पहनने के लिए कोई अच्छा कोट नहीं है। बस फिर क्या था, वह तत्काल स्टोर में चली गई और जब वह उसे पहनकर देखने लगी तो उसने प्राइस टैग पर ध्यान दिया जहां $400 लिखा था। उसने पहले कभी इतना महंगा कोट नहीं खरीदा था। उसके दिमाग ने कहा, उससे क्या, यह कोट तुम पर खूब जम रहा है, इसे खरीद लो। तुम पैसे की व्यवस्था बाद में कर सकती हो। वह कहती है कि यहीं पर उसने पाया कि मिलेनियर माइंड इंटेंसिव का सबक इतना गहरा था। जैसे ही उसके दिमाग ने उसे कोट खरीदने की सलाह दी, उसके मस्तिष्क की नई और ज्यादा सहयोगी फाइल आकर कहने लगी, बेहतर होगा कि तुम ये $400 अपने वित्तीय स्वतंत्रता अकाउंट में डाल दो। तुम्हें उस कोट की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास जाड़े के लिए एक कोट पहले से ही है जो इस वक्त अच्छा है। वह जान पाए इससे पहले ही उसने उस कोट को पहले की तरह तत्काल खरीदने के बजाय अगले दिन पर टाल दिया। वह उस कोट को खरीदने कभी नहीं गई। नेटली को एहसास हुआ कि उसके मस्तिष्क में अब भौतिक संतुष्टि की फाइलों की जगह वित्तीय स्वतंत्रता की फाइलें आ गई हैं। अब उसकी प्रोग्रामिंग खर्च करने की नहीं है। अब वह जानती है कि उसने अपने माता पिता को जैसा करते देखा है
उसका लाभ उठाकर वह बचत करे, लेकिन इसके साथ ही वह अपने प्ले अकाउंट से अच्छी चीजों के मजे भी ले। नेटली ने अपने माता पिता को भी कोर्स में भेज दिया ताकि वे भी ज्यादा संतुलित बन सकें। उसने बहुत रोमांचित होकर उन्हें बताया कि अब वे मोटल्स में रुकने लगे हैं। उन्होंने एक नई कार खरीद ली है और अपने पैसे से अपने लिए काम करवाना सीखकर अब वे मिलेनियर के रूप में रिटायर हो चुके हैं। नेटली अब समझती है कि मिलेनियर बनने के लिए उसे अपने माता पिता जितना कंजूस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह यह भी जानती है लेकिन अगर वह पहले की तरह बगैर सोचे समझे अपना पैसा उड़ाएगी तो वह कभी वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएगी। नेटली ने कहा, अपने पैसे और दिमाग को काबू में रखना बहुत शानदार अनुभव है। एक बार फिर विचार यह है कि आप अपने पैसे से अपने लिए उतनी कड़ी मेहनत करवाएं जितनी आप इसके लिए करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन का लक्ष्य पूरी आमदनी खर्च करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें से बचत और निवेश करना होना चाहिए। एक बड़ी मजेदार बात देखने में आती है, अमीर लोगों के पास बहुत सा पैसा होता है और वे कम खर्च करते हैं, जबकि गरीब लोगों के पास कम पैसा होता है और उनके खर्च ढेर सारे होते हैं। दीर्घकालीन विरुद्ध अल्पकालीन। गरीब लोग आज जीने के लिए पैसे कमाते हैं, अमीर लोग काम करके पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि वे उसका निवेश कर सकें, जिससे उन्हें भविष्य में आमदनी हो सके। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं जिनका मूल्य बढ़ने की संभावना होती है। गरीब लोग ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जिनका मूल्य निश्चित रूप से कम होता है। अमीर लोग जमीन जायदाद इकट्ठी करते हैं, गरीब लोग बिल इकट्ठे करते हैं। मैं आपको वही बात बताऊंगा जो मैं अपने बच्चों से कहता हूं, रियल एस्टेट खरीदो। सबसे अच्छी चीज ऐसी जायदाद खरीदना है जिससे सकारात्मक कैश फ्लो मिले। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, रियल एस्टेट न होने से कैसी भी रियल एस्टेट बेहतर है। निश्चित रूप से रियल एस्टेट के बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन अंत में चाहे यह 5, 10, 20 या 30 साल बाद हो, आप शर्त लगा सकते हैं कि इसका मूल्य आज से बहुत ज्यादा होगा। हो सकता है कि अमीर बनने के लिए आपको बस उतने की ही जरूरत हो। आप इस समय जितने रियल एस्टेट खरीद सकते हो खरीद लें। अगर आपको ज्यादा पूंजी की जरूरत हो तो आप ऐसे लोगों के साथ पार्टनर बन सकते हैं जिन पर आपको भरोसा हो और जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हो। रियल एस्टेट के साथ मुश्किल में फंसने का बस एक ही तरीका है और वह यह है कि आप ज्यादा बड़ा कोर निगल लें और आपको गिरते बाजार में बेचना पड़े। अगर आपने मेरी पहले दी गई सलाह पर ध्यान दिया हो और आप अपने पैसे का उचित प्रबंधन करते हो तो ऐसा होने की संभावना बहुत कम या न के बराबर है। जैसी कहावत है, रियल एस्टेट खरीदने का इंतजार मत करो, रियल एस्टेट खरीदो और फिर इंतजार करो। चूंकि मैंने कुछ समय पहले अपने सास ससुर का उदाहरण दिया था, इसलिए यह उचित है कि अब मैं आपको अपने माता पिता का उदाहरण भी दे दूं। मेरे अभिभावक गरीब नहीं थे, लेकिन वे बेमुश्किल मध्यम वर्ग में आते थे। डैडी बहुत मेहनत करते थे, माँ शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं थी, इसलिए वे घर पर ही रहकर बच्चों को संभालती थी। मेरे डैडी कारपेंटर थे और उनका ध्यान इस तरफ गया कि उन्हें काम देने वाले सभी बिल्डर बरसों पहले खरीदी जमीन डेवलप कर रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि वे सभी काफी अमीर थे। मेरे माता पिता ने भी पाई पाई जोड़ी और अंततः जिस शहर में वे रहते थे उससे 20 मील बाहर 3 एकड़ जमीन खरीद ली। इसमें उन्हें $60,000 खर्च करने पड़े। 10 साल बाद एक डेवलपर ने उस जगह पर स्ट्रिप मॉल बनाने का फैसला किया और मेरे माता पिता ने वह जमीन $6 लाख में बेच दी। उनके मूल निवेश को निकाल दिया जाए तो उन्हें अपने निवेश से हर साल $54,000 प्रति वर्ष की औसत आमदनी हुई, जबकि मेरे डैडी अपने काम से हर साल औसतन $15,000 कमा पाते थे। बहुत हुआ तो $20,000। जाहिर है अब वे रिटायर हो चुके हैं और काफी आराम से रहते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि उस जायदाद को खरीदे और बेचे बिना वे अब भी तंगी में जी रहे होते। ईश्वर का शुक्र है कि मेरे पिता ने निवेश की शक्ति को पहचान लिया, खास तौर पर रियल एस्टेट में। अब आप जान गए होंगे कि मैं जमीन क्यों इकट्ठी करता हूं। गरीब लोग $1 को सिर्फ $1 मानते हैं, जिसके बदले में वे कोई चीज तत्काल खरीदना चाहते हैं। बहरहाल अमीर लोग हर डॉलर को एक बीज की तरह देखते हैं जिसे बोकर सैकड़ों डॉलर कमाए जा सकते हैं और जिन्हें दोबारा बोकर हजारों डॉलर कमाए जा सकते हैं। इस बारे में सोचें, आप आज $100 खर्च करते हैं, वह हर डॉलर दरअसल आने वाले कल में आपको $100 का पड़ता है। व्यक्तिगत रूप से मैं अपने हर डॉलर को निवेश सेनानी मानता हूं जिनका उद्देश्य स्वतंत्रता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सावधान रहता हूं और जल्दी या आसानी से उन्हें हाथ से जाने नहीं देता हूं। समाधान शिक्षित होना है। निवेश की दुनिया के बारे में सीखें, अलग अलग प्रकार के निवेश साधनों और वित्तीय साधनों की जानकारी हासिल करें,
जैसे रियल एस्टेट, मॉर्गेज, शेयर, फंड, बॉन्ड, मुद्रा विनिमय, सब कुछ। फिर एक मूल क्षेत्र चुन लें जिसमें आप विशेषज्ञ बनना चाहते हैं। उस क्षेत्र में निवेश शुरू करें और बाद में अन्य क्षेत्रों में डाइवर्सिफाई करके पैर पसार लें। मुद्दा यह है, गरीब लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें हमेशा कड़ी मेहनत करनी होती है। अमीर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, बचत करते हैं और अपने पैसे का निवेश कर देते हैं ताकि उन्हें दोबारा मेहनत न करनी पड़े। घोषणा अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, मेरा पैसा मेरे लिए कड़ी मेहनत करता है और मुझे ज़्यादा पैसे कमा कर देता है। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियाँ। 1. शिक्षित बने। निवेश सेमिनारों में भाग लें। हर महीने कम से कम एक निवेश पुस्तक पढ़ें। मनी, फोर्ब्स, बैरन्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी पत्रिकाएं पढ़ें। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आप उनकी सलाह मानें। मैं तो यह सुझाव दे रहा हूं कि आप वहां दिए गए वित्तीय विकल्पों से परिचित हो जाएं। फिर एक ऐसा क्षेत्र चुनें जिसमें आप विशेषज्ञ बनना चाहते हों और उस क्षेत्र में निवेश शुरू कर दें। 2. अपना ध्यान सक्रिय आमदनी के बजाय निष्क्रिय आमदनी पर केंद्रित करें। कम से कम 3 विशिष्ट रणनीतियां बनाएं जिनके द्वारा आप बिना काम किए आमदनी पा सकते हों, चाहे ये निवेश के क्षेत्र में हो या बिजनेस के क्षेत्र में। शोध शुरू करें और फिर इन रणनीतियों पर अमल करें। 3. रियल एस्टेट खरीदने के लिए इंतजार न करें। रियल एस्टेट खरीदें और फिर इंतजार करें। दौलत की फाइल नंबर 16। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। इस पुस्तक में हम प्रकटीकरण की प्रक्रिया के बारे में पहले भी बातचीत कर चुके हैं। आइए जरा उस फार्मूले की समीक्षा कर लें। विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों की ओर ले जाती है और कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं। करोड़ों लोग अमीर बनने के बारे में सोचते हैं और हजारों लोग अमीर बनने के लिए संकल्प लेते हैं, मानसिक तस्वीर देखते हैं और साधना करते हैं। मैं लगभग हर दिन साधना करता हूँ। बहरहाल, साधना करते समय या मानसिक तस्वीर देखते समय मेरे सिर पर कभी नोटों की गड्डियां नहीं बरसी। मुझे लगता है कि मैं उन चंद दुर्भाग्यशाली लोगों में से हूं जिन्हें सफल होने के लिए सचमुच कुछ करना पड़ेगा। संकल्प, साधना और मानसिक तस्वीर देखना सभी बहुत बढ़िया साधन है, लेकिन जहां तक मैं मानता हूं उनमें से कोई भी अपने आप असल दुनिया में आपको असली पैसा लाकर नहीं देगा। असल दुनिया में सफल होने के लिए आपको असली काम करना होगा। यह काम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आइए हम प्रकटीकरण की प्रक्रिया की ओर लौटते हैं। विचारों और भावनाओं की ओर देखें। वे अंदरूनी जगत का हिस्सा है या बाहरी जगत का? अंदरूनी जगत का। अब परिणामों की ओर देखें। वे किस जगत का हिस्सा है? बाहरी जगत का। इसका मतलब है कि काम अंदरूनी और बाहरी जगत के बीच का पुल है। अगर काम इतना महत्वपूर्ण है तो हमें कौन सी चीज उस काम को करने से रोक रही है जिसके बारे में हम जानते हैं कि हमें वह करना ही चाहिए? डर, शंका और चिंता सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, न सिर्फ सफलता बल्कि खुशी की राह में। अमीरों और गरीबों के बीच एक बड़ा अंतर यह भी है कि अमीर लोग डर के बावजूद काम करने के इच्छुक होते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। सुजन जेफर्स ने इसके बारे में एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है फील द फियर एंड डू इट एनीवे। ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे काम करने से पहले डर की इस भावना के कम होने या खत्म होने का इंतजार करते हैं। आमतौर पर ये लोग हमेशा इंतजार ही करते रहते हैं। हमारा एक बहुत लोकप्रिय कोर्स एनलाइटेड वॉरियर ट्रेनिंग कैंप है। इस प्रशिक्षण में हम सिखाते हैं कि सच्चा योद्धा डर के नाग को पालतू बना सकता है। यह नाग को मारने के बारे में नहीं कहता है, यह नाग से छुटकारा पाने के बारे में भी नहीं कहता है, और यह निश्चित रूप से नाग से दूर भागने को भी नहीं कहता है। यह कहता है नाग को पालतू बना लो। इस बात का एहसास बहुत महत्वपूर्ण है कि सफल होने के डर से मुक्ति पाना जरूरी नहीं है। अमीर और सफल लोगों के मन में भी डर होता है। अमीर और सफल लोगों के मन में भी शंकाएं होती है। अमीर और सफल लोगों के मन में भी चिंताएं होती है। वे तो बस इन भावनाओं के कारण कभी रुकते नहीं हैं। दूसरी तरफ गरीब लोगों के मन में जब डर, शंकाएं और चिंताएं होती है तो वे इन भावनाओं के कारण रुक जाते हैं। चूंकि हम आदत के गुलाम हैं, इसलिए हमें डर, शंका, चिंता, अनिश्चितता, असुविधा, मुश्किलों के बावजूद काम करने की आदत डालनी होगी, तब भी जब हम काम करने के मूड में न हों। मुझे याद है मैं सिएटल में एक संध्याकालीन सेमिनार में सिखा रहा था और सेशन के अंत में लोगों को वैंकूवर में होने वाली 3 दिवसीय मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार के बारे में बता रहा था। एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा,
हार्व, मेरे परिवार के 1 दर्जन सदस्य और दोस्त इस कोर्स में भाग ले चुके हैं और उन्हें बहुत जबरदस्त परिणाम मिले हैं। उनमें से हर एक पहले से 10 गुना ज्यादा खुश है और वे सभी वित्तीय सफलता की राह पर है। उन सभी का कहना है कि आपका सेमिनार जिंदगी बदल देता है। अगर आप सिएटल में कोर्स आयोजित करें तो मैं उसमें जरूर आऊंगा। मैंने उसकी प्रशंसा के लिए उसे धन्यवाद दिया और फिर पूछा कि क्या वह एक अच्छी सलाह सुनना चाहता है। वह खुशी खुशी सहमत हो गया। मैंने कहा, मेरे पास आपके लिए सिर्फ 4 शब्द हैं। उसने बेकरारी से पूछा, वे क्या हैं? मैंने संक्षेप में जवाब दिया, आप बिल्कुल कड़के हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। उसने खिसियाकर जवाब दिया, ज्यादा अच्छी नहीं है। जाहिर है, मैंने जवाब दिया, छिपाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं पूरे कमरे के सामने चिल्लाने लगा, अगर आप 3 घंटे की कार यात्रा या 3 घंटे की हवाई यात्रा या 3 दिन दूसरे शहर में रहने के कारण कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिसकी आपको जरूरत है और जिसे आप करना चाहते हैं, तो फिर आपको सफल होने से कौन सी चीज रोक सकती है? आसान जवाब है, कोई भी चीज आपको रोक देगी। चुनौती के आकार के कारण नहीं, बल्कि आपके आकार के कारण। यह सामान्य सी बात है। मैंने कहा, या तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो रुक जाएंगे या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं रुकेंगे। चुनाव आपका है। अगर आप दौलत या अन्य किसी भी प्रकार की सफलता पाना चाहते हैं तो आपको योद्धा बनना होगा। आपको वह सब करने का इच्छुक होना होगा जो जरूरी है। आपको किसी भी चीज से न रुकने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना होगा। अमीर बनना हमेशा आरामदेह नहीं होता है। अमीर बनना हमेशा आसान नहीं होता है। दरअसल अमीर बनना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन उससे क्या? हमारा एक प्रमुख एंटाइटल वारियल सिद्धांत है, अगर आप सिर्फ आसान काम करने के इच्छुक हैं तो जिंदगी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करने के इच्छुक हैं तो जिंदगी आसान होगी। अमीर लोग इस आधार पर काम नहीं करते कि क्या आसान और सुविधाजनक है। यह जीवन शैली तो गरीब और अधिकांश मध्यम वर्गीय लोगों तक ही सीमित है। मेरा गुस्से भरा लेक्चर खत्म हो गया। दर्शक खामोश थे। बाद में जिस आदमी ने यह पूरी चर्चा शुरू की थी उसने आकर मुझे धन्यवाद दिया कि मैंने उसकी आंखें खोल दी थी। जाहिर है उसने कोर्स में अपना नाम लिखवा दिया, लेकिन मुझे मजा तब आया जब मैंने जाते समय उसे फोन पर बातें करते सुना। फोन पर पूरे जोश खरोश के साथ वह मेरा ही लेक्चर अपने दोस्त को पिला रहा था। मुझे लगता है कि उसके लेक्चर का असर हुआ होगा, क्योंकि अगले दिन उसने अपने 3 और दोस्तों के नाम लिखा दिए। वे सभी ईस्ट कोस्ट के थे और वे सभी वैंकूवर आ रहे थे। अब जब हमने आरामदेह स्थिति को देख लिया है तो मुश्किल के बारे में क्या कहना है? मुश्किल के बावजूद काम करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आरामदेह स्थिति वही है जिसमें आप इस समय हैं। अगर आप जीवन में किसी नए स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने आरामदेह क्षेत्र से बाहर निकलना होगा और वे काम करने की आदत डालनी होगी जो सुविधाजनक नहीं है। मान लें आप वर्तमान में स्तर 5 का जीवन जी रहे हैं और स्तर 10 के जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं। स्तर 5 और इसके नीचे के स्तर आपके आरामदेह क्षेत्र में है, लेकिन स्तर 6 और उससे ऊपर के क्षेत्र उसके बाहर हैं, यानी वे आपके मुश्किल क्षेत्र में है। इसका मतलब यह है कि स्तर 5 के जीवन से स्तर 10 के जीवन तक पहुंचने के लिए आपको पूरे रास्ते मुश्किल क्षेत्र में यात्रा करनी होगी। गरीब लोग और मध्यम वर्ग के ज्यादातर लोग मुश्किल यात्रा नहीं करना चाहते हैं। याद रखें, आरामदेह रहना जीवन में उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। लेकिन मैं आपको एक रहस्य बता दूं जो सिर्फ अमीर और बेहद सफल लोग ही जानते हैं। आरामदेह बनने को कुछ ज्यादा ही महत्व दिया जाता है। हो सकता है आरामदेह बनने से आप गर्मजोश, आत्मसंतुष्ट और सुरक्षित महसूस करें, लेकिन इससे आपको विकास का मौका नहीं मिलता। व्यक्ति के रूप में विकास करने के लिए आपको अपने आरामदेह दायरे से निकलना होगा। दरअसल आरामदेह दायरे से बाहर रहकर ही आप अपना विकास कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपने पहली बार कोई नया काम शुरू करने की कोशिश की थी तो यह आरामदेह था या मुश्किल? आमतौर पर मुश्किल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपने उस काम को जितना ज्यादा किया वह उतना ही आरामदेह बन गया, ठीक है? तो मामला यही है। हर चीज शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप उसमें लगातार जुटे रहते हैं तो अंततः आप मुश्किल दायरे में आगे बढ़ जाते हैं और सफल हो जाते हैं। फिर आपके पास एक नया विस्तृत आरामदेह दायरा हो जाएगा, जिसका मतलब है आप ज्यादा बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। एक बार फिर दोहराऊंगा, आप दरअसल उसी समय विकास करते हैं जब आप अपने आरामदेह दायरे से बाहर निकलते हैं। आगे से जब भी आप मुश्किल महसूस करें तो अपने पुराने आरामदेह दायरे में दोबारा घुसने के बजाय अपनी पीठ थपथपाकर कहें, मैं विकास कर रहा हूं, और आगे बढ़ जाएं। अगर आप अमीर और सफल बनना चाहते हैं
तो बेहतर होगा कि आप असुविधा झेलने के मामले में आरामदेह बन जाएं। जानबूझकर अपने असुविधाजनक दायरे में जाने का अभ्यास करें और वह काम करें जिससे आपको डर लगता हो। यहाँ पर एक समीकरण दिया जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे जिंदगी भर याद रखें। CZ = WZ। इसका मतलब है कि आपका आरामदेह दायरा यानी कंफर्ट जोन आपके दौलत के दायरे यानी वेल्थ जोन के बराबर होता है। अपने आरामदेह दायरे का विस्तार करके आप अपनी आमदनी और दौलत के दायरे को बढ़ा लेंगे। वर्तमान में आप जितना ज़्यादा आराम चाहेंगे उतने ही कम जोखिम लेंगे, उतने ही कम अवसरों का लाभ उठा पाएंगे, उतने ही कम लोगों से मिलेंगे, नई रणनीतियों को उतना ही कम आजमाएंगे। क्या आप मेरा मतलब समझ गए? आराम आपके लिए जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आप डर के कारण उतने ही सिकुड़ते जाएंगे। इसके विपरीत जब आप खुद का विस्तार करने के इच्छुक होते हैं तो आप अपने अवसर के दायरे का भी विस्तार कर लेते हैं। यह आपको ज़्यादा आमदनी और दौलत को आकर्षित करने और कायम रखने की अनुमति देता है। एक बार फिर जब आपके पास बड़ा बर्तन होता है तो ब्रह्मांड उस खाली जगह को भरने के लिए आ जाएगा। अमीर और सफल लोगों का आरामदेह दायरा बड़ा होता है और वे इसे लगातार बढ़ाते रहते हैं ताकि यह ज़्यादा दौलत को संभाले और कायम रखे। कोई भी असुविधा के कारण नहीं मरा है, लेकिन आरामदेह बनने के नाम पर बहुत से विचार, अवसर, कार्य और विकास मर चुके हैं। आरामदेह बनने में मौत है। अगर जीवन में आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो मैं आपको 2 चीज़ों की गारंटी दे सकता हूँ। पहली, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे और दूसरी, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। खुशी औसत जीवन जीने से नहीं मिलती है जिसमें आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि क्या हो सकता था। खुशी अपना वास्तविक विकास करते रहने और अपनी संपूर्ण क्षमता के अनुरूप जीने का परिणाम होती है। इसे आजमा कर देखें। अगली बार जब आप असुविधा, अनिश्चय या डर महसूस कर रहे हों तो सुरक्षा में सिकुड़ने और लौटकर पीछे जाने के बजाय खुद को आगे की ओर धकेलें। असुविधा की भावनाओं को महसूस करें और उन पर गौर करें। यह पहचानें कि ये तो सिर्फ भावनाएं हैं और उनमें आपको रोकने की शक्ति नहीं है। असुविधा के बावजूद लगातार आगे बढ़ते जाते हैं तो अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। असुविधा की भावनाएं कभी कम होती हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल जब वे कम होने लगें तो इसे इस बात का इशारा माने कि आपको अपना उद्देश्य बड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि जिस पल आप आरामदेह बन जाते हैं आपका विकास थम जाता है। एक बार फिर याद दिला दूं, अपनी संपूर्ण क्षमता तक विकास करने के लिए आपको हमेशा अपने दायरे के किनारे पर जीना होगा। चूंकि हम आदतों के गुलाम होते हैं, इसलिए हमें अभ्यास करना होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप डर, असुविधा, कष्ट के बावजूद काम करने का अभ्यास करें और तब भी जब आपका मन न हो। ऐसा करने पर जल्दी ही जीवन के ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएंगे। हाँ, रास्ते में अपने बैंक अकाउंट की जांच भी करते जाएं, क्योंकि इस बात की गारंटी है कि यह भी तेजी से बढ़ रहा होगा। अपने कुछ संध्याकालीन सेमिनारों में इस मोड़ पर मैं प्रतिभागियों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग डर और असुविधा के बावजूद काम करने के इच्छुक हैं? आमतौर पर हर व्यक्ति अपना हाथ उठा देता है। फिर मैं कहता हूँ, शब्द तो 54 के 100 मिलते हैं। आइए देखते हैं कि क्या आप सचमुच यह काम करना चाहते हैं। फिर मैं लकड़ी का एक तीर बाहर निकालता हूँ जिसके सिरे पर स्टील की नोक होती है। मैं बताता हूँ कि अभ्यास के लिए उन्हें अपने गले से इस तीर को तोड़ना होगा। इसके बाद मैं बताता हूँ कि किस तरह स्टील की नोक आपके गले के नरम हिस्से में चुभती है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी खुली हथेली पर उस तीर का दूसरा हिस्सा टिकाए रखता है। विचार यह है कि व्यक्ति सीधे तीर की तरह चलकर आए और इसके गर्दन में घुसने से पहले सिर्फ अपने गले का प्रयोग करके इसे तोड़े। इस बिंदु पर ज्यादातर लोगों को झटका लगता है। कई बार मैं यह अभ्यास करने के लिए किसी इच्छुक व्यक्ति को चुन लेता हूँ और कई बार आपको तीर थमा देता हूँ। कई मर्तबा मैंने यह काम हजारों लोगों से ज्यादा के समूह के साथ किया है जो सभी तीर तोड़ रहे थे। क्या यह काम किया जा सकता है? क्या यह डरावना है? बिल्कुल। क्या यह असुविधाजनक है? यकीनन। लेकिन एक बार फिर विचार यह है कि डर और असुविधा आपको रोक न पाए। विचार है अभ्यास करना, आवश्यक काम करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना और राह में आने वाली किसी भी चीज के बावजूद काम करना। क्या ज्यादातर लोग तीर तोड़ लेते हैं? हाँ, जो भी 100% समर्पण के साथ कोशिश करता है वह उसे तोड़ लेता है। बहरहाल जो लोग धीरे धीरे आधे अधूरे मन से चलकर आते हैं या बिल्कुल ही नहीं चलते हैं, वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। इस अभ्यास के बाद मैं लोगों से पूछता हूँ, आप में से कितनों को सचमुच तीर तोड़ना कल्पना से ज्यादा आसान लगा? सभी लोग कहते हैं कि वे इसे बहुत मुश्किल मान रहे थे।
जबकि इसे तोड़ना कहीं आसान था। ऐसा क्यों? यहाँ पर आप एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। आपका मस्तिष्क इतिहास का सबसे बड़ा पटकथा लेखक है। यह अविश्वसनीय कहानियां गढ़ लेता है। यह बहुत से नाटकों और तबाहियों की कल्पना कर लेता है जो न कभी हुई है और शायद कभी होगी भी नहीं। मार्क ट्वेन ने इसे बहुत लाजवाब ढंग से कहा था, मेरे जीवन में हजारों समस्याएं रही है, जिनमें से ज्यादातर तो कभी दरअसल आई ही नहीं। आप एक और महत्वपूर्ण बात जान लें कि मस्तिष्क आपका संपूर्ण स्वरूप नहीं है। आप अपने मस्तिष्क से ज्यादा बड़े और विराट हैं। आपका मस्तिष्क भी आपके हाथ की तरह ही आपका एक हिस्सा है। यहाँ पर एक विचारोत्तेजक सवाल है, अगर आपके पास आपके दिमाग जैसा हाथ होता तो क्या होता? अगर यह चारों तरफ भटकता रहता, हमेशा आपको पीटता रहता और कभी चुप होने का नाम ही नहीं लेता, तो आप इसके साथ क्या करते? ज्यादातर लोग तपाक से कहते हैं इसे काट देते, लेकिन आपका हाथ एक शक्तिशाली साधन है, इसलिए आप इसे क्यों काटेंगे? जाहिर है, असली जवाब यह है कि आप इस पर नियंत्रण करना चाहते, इसका प्रबंधन करना चाहते और इसे प्रशिक्षित करना चाहते, ताकि यह आपके खिलाफ काम करने के बजाय आपके लिए काम करे। अपने मस्तिष्क का प्रशिक्षण और प्रबंधन वह सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है जो आप कभी सीख सकते हैं। खुशी और सफलता दोनों के संदर्भ में हम इस पुस्तक में ठीक यही कर रहे हैं और हमारे सेमिनारों में भी करेंगे, अगर आप उसमें शामिल होने का चुनाव करें। अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करें? अवलोकन से शुरू करें। ध्यान दें कि आपका दिमाग किस तरह लगातार ऐसे विचार उत्पन्न करता है जो आपकी दौलत और सुख में मददगार नहीं होते हैं। आप अब इन विचारों को पहचान लें तो सचेतन रूप से उन नकारात्मक और कमजोर करने वाले विचारों की जगह शक्तिशाली विचार रख सकते हैं। आप सोचने के ये शक्तिशाली तरीके